हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ऑल राइट, ऑल सेट। तो होप कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा मेरा, जिसको मैंने इंट्रोडक्शन के ऊपर बनाया था इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स का। ठीक है, वहाँ पर हम लोगों ने बात किया था कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेज के बारे में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज के बारे में, और उसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोगों ने वहाँ पर देखा था। तो चलिए उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे वेज ऑफ चार्जिंग। वेज ऑफ चार्ज, कौन कौन से चार्ज करने के तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका हम लोग देखेंगे जिसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, ये क्या होता है जी? चार्जिंग बाय कंडक्शन, जब दो पार्टिकल्स को हम लोग क्या करते हैं, कांटेक्ट मिलाते हैं। जब भी दो पार्टिकल्स को कांटेक्ट मिलाते हैं तो अगर उसमें से एक चार्ज पार्टिकल हो, एक क्या हो, चार्ज पार्टिकल हो, है ना, और दूसरा न्यूट्रल पार्टिकल हो, न्यूट्रल पार्टिकल्स हो, तो क्या होता है, जो न्यूट्रल पार्टिकल है वो चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ये भी चार्ज हो जाएगा, है ना। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन मतलब होता है व्हेन टू पार्टिकल्स आर ब्रिंग इन कांटेक्ट, है ना, टू पार्टिकल्स इन कांटेक्ट, जब भी दो पार्टिकल्स को कांटेक्ट में लाएंगे, टच कराएंगे, तो क्या होगा, उसमें से अगर एक पार्टिकल चार्ज है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास इस तरह से सिस्टम बना हुआ है और यहाँ पर इसके पास निगेटिव चार्ज है ना, तो इसके पास अगर न्यूट्रल पार्टिकल हम लेके आते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल एक्चुअली में उसका चार्ज जीरो नहीं होता है। न्यूट्रल पार्टिकल्स हम उन पार्टिकल्स को बोलते हैं जिसमें निगेटिव और पॉजिटिव सेम बराबर क्वांटिटी में चार्ज है, उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड हो, है ना, उसको बोलते हैं न्यूट्रल पार्टिकल्स। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और जो प्रोटॉन्स है उसमें सेम क्वांटिटी में होनी चाहिए, बराबर मात्रा में होनी चाहिए, तो उस तरह के पार्टिकल को बोलते हैं न्यूट्रल पार्टिकल्स। अब यहाँ पर दो कंडक्टर को, दो पार्टिकल्स को हम क्या, चूंकि सबसे पहले जो न्यूट्रल पार्टिकल है उसको चार्ज एक्सेप्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए, है ना। हम लोग आगे भी देखेंगे इंसुलेटर के बारे में, बट यहाँ पर हम लोग कंडक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं हम लोग भाइयों, देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग कि चार्ज पार्टिकल के कांटेक्ट में अगर किसी न्यूट्रल पार्टिकल को लेके आते हैं तो जो न्यूट्रल पार्टिकल है इसमें भी क्या होगा, इसमें भी चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना, इसमें भी क्या होगा, इसमें भी चार्ज आ जाएगा। अब चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होता है, अगर मान लीजिए जो न्यूट्रल पार्टिकल है और जो चार्ज पार्टिकल है दोनों का साइज सेम हो, है ना, दोनों का शेप सेम हो और दोनों सेम ही मटेरियल के बने हो, सेम मटेरियल के बने हो। अगर जो न्यूट्रल पार्टिकल और चार्ज पार्टिकल का साइज सेम और मटेरियल तीनों सेम हो तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वली हो जाता है। क्या हो जाता है, इक्वली हो जाता है। इस चीज को दोबारा आप ध्यान से सुनिएगा और इसको नोट भी कर लीजिएगा। क्या बोल रहे हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल और जो न्यूट्रल पार्टिकल दोनों को कांटेक्ट में ला रहे हैं तो जो शेप, साइज और मटेरियल दोनों का अगर सेम हो, एक ही मटेरियल से बने हो, दोनों का शेप सेम हो, दोनों का साइज सेम हो, तो क्या होता है कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर दोनों में बराबर हो जाता है। ये बातें समझ में आ गई। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा भी था कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या होता है कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहते हैं, कंजर्व मतलब संरक्षित रहते हैं। तो इनिशियली जितना इस चार्ज पार्टिकल पर चार्जेज होगा उतना ही फाइनली ये जो चार्ज हो वो भी उसको अगर हम लोग एड अप करेंगे तो फाइनल जो रिजल्ट होगा दोनों बराबर होगा। आप लोग देखिए Q/2 प्लस Q/2 इज इक्वल टू Q हो जाएगा। तो जो फाइनल चार्ज है Q/2 प्लस Q/2, ये कितना आ रहा है, Q आ रहा है। मतलब इस चार्ज पार्टिकल का जो चार्ज है इनिशियली शुरुआत में वही फाइनल इस चार्ज, दोनों का चार्ज मिला के बने। ये बातें आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है।
हम तो यहाँ पर बात किए कि अगर एक पार्टिकल चार्ज हो दूसरा पार्टिकल न्यूट्रल हो, है ना। मान लीजिए कि दोनों पार्टिकल चार्ज हो, एक पर है पॉजिटिव चार्ज और एक पर है निगेटिव चार्ज। एक पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा पर निगेटिव चार्ज है। इस केस में क्या होगा? इस केस में जो फाइनली दोनों के कांटेक्ट में आने के बाद जो फाइनल पार्टिकल बनेगा वो ओवरऑल क्या बन जाएगा? न्यूट्रल बन जाएगा, क्योंकि जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इस पे निगेटिव चार्ज अगर है तो दोनों का जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। समझे कि नहीं समझे? मान लीजिए आपको पूछे कि एक पार्टिकल इस तरह से है, दूसरा पार्टिकल ये है, एक पर चार्ज है Q1 और दूसरा पर चार्ज है Q2। इतना अगर समझ में आया होगा तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, एक Q1 है दूसरा है Q2। चलिए जी सही है। इसका जो Q1 चार्ज है, मान लीजिए उसका स्फीयर का जो रेडियस R1 है और इस स्फीयर का जो रेडियस है वो R2 है ना। तो अगर हम आपसे पूछें कि इस Q1 और Q2 स्फीयर का, जहां पर Q1 और Q2 चार्जेज है ना, और R1 R2 उसका रेडियस है, तो इसका ओवरऑल जो नेट चार्जेज होगा वो कितना बनेगा सर? आप तो बताएं कि अगर दोनों का शेप सेम हो, दोनों का साइज सेम हो और दोनों का सेम टाइप ऑफ मटेरियल हो तो उस केस में तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। बात सही है। लेकिन क्या हो अगर दोनों का रेडियस बराबर हो, दोनों अलग अलग साइज के हो, दोनों का चार्ज अलग हो, तो ओवरऑल जो चार्जेज बनेगा दोनों के ऊपर कितना बनेगा? तो हम इसको लिखते हैं Q1 प्लस Q2y R1 प्लस R2 लिखते हैं, है ना। चलिए अगर मान लीजिए आपसे पूछे कि Q1 पर कितना चार्ज बनेगा, जो कॉम्बिनेशन ये जो सिस्टम दिख रहा है Q1 Q2 R1 R2 का, इसमें Q1 पर कितना चार्ज बनेगा इसके कांटेक्ट में लाने पर, मतलब ये दोनों चार्ज को अगर हम कांटेक्ट में लाते हैं तो इस Q1 पर कितना चार्ज होगा, कैसे पता करेंगे? इसको पता करेंगे हम लोग Q1 प्लस Q2 बाई R1 प्लस R2 इंटू R1। अब इसी तरीके से हम लोग Q2 पर चार्ज कैसे निकालेंगे जी? निकालेंगे Q1 प्लस Q2 बाई R1 प्लस R2 इंटू R2। ये बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी, है ना। तो हम लोग जब दो पार्टिकल को, उसमें से अगर एक पार्टिकल न्यूट्रल और दूसरा पार्टिकल चार्ज हो, तो उसको अगर जो न्यूट्रल पार्टिकल उसको चार्ज करना, तो क्या करेंगे? जो चार्ज पार्टिकल है उस न्यूट्रल पार्टिकल के कांटेक्ट में लेके आ जाएंगे, तो जो चार्ज है वो ट्रांसफर हो जाएगा। कहां से? चार्ज पार्टिकल से न्यूट्रल पार्टिकल के ऊपर। ये था चार्जिंग वाई कंडक्शन। चार्जिंग वाई कंडक्शन में क्या करते हैं हम लोग? दो पार्टिकल्स को कांटेक्ट में लाते हैं, व्हेन टू पार्टिकल्स आर इन कांटेक्ट, है ना। तो इस तरह के मेथड को हम लोग बोलते हैं चार्जिंग वाई कंडक्शन। अब चलिए अगला देखते हैं चार्जिंग वाई इंडक्शन के बारे में। दूसरा तरीका है चार्जिंग वाई इंडक्शन। ये क्या होता है? ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ठीक है। मतलब बिना दो पार्टिकल को कांटेक्ट में लाए हुए हम चार्ज कर देते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास इस तरह से कोई पार्टिकल है और यहाँ पर कोई चार्ज रड है, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल है ये न्यूट्रल पार्टिकल है कि नहीं? अब इस पे जो चार्ज है इस पे है पॉजिटिव चार्ज। क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अभी जो न्यूट्रल पार्टिकल है इसके अगर निकट में लेके आते हैं तो क्या होता है कि न्यूट्रल मतलब क्या बताया था अभी आपको? न्यूट्रल मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज उतना ही निगेटिव चार्ज, उसी को हम लोग न्यूट्रल बोल रहे हैं। न्यूट्रल किसको बोल रहे हैं? द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल, उसको बोल रहे हैं न्यूट्रल चार्ज, ठीक है। न्यूट्रल पार्टिकल्स बोल रहे हैं। अब इस चार्ज पार्टिकल की वजह से ये जो न्यूट्रल पार्टिकल है इस पे कुछ चार्ज इंड्यूस होंगे, ठीक है ना। इंड्यूस मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, अब इसके पास जो न्यूट्रल पार्टिकल्स है इसका नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर
खींचा चला जाएगा। तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरी ओर खींचाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ। यही इसी जो चार्जिंग वाला इंडक्शन इसी के लिए गाना बना था, है ना। तेरे चेहरे में वो जादू है, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ खींचा चला रहा है, और यहाँ पर जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होंगे वो क्या होंगे, इससे दूर भागेगा। ये चलो दूर भागो, तो निकलो, पहले फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तुझे, है ना। अब देखिए ये जो चार्ज रेड है इस न्यूट्रल पार्टिकल पर क्या किया, एक निगेटिव चार्ज अपने तरफ इंड्यूस किया, है ना। इंड्यूस मतलब विदाउट कीपिंग इन कॉन्टेक्ट सम चार्जेज आर इंड्यूस्ड टुवर्ड द चार्ज पार्टिकल। कुछ चार्जेज इस न्यूट्रल पार्टिकल पर चार्ज पार्टिकल की वजह से इंड्यूस होंगे, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं चार्ज इंड्यूस्ड। अब ये जो पार्टिकल है न्यूट्रल पार्टिकल है, इस पे निगेटिव चार्ज कुछ इंड्यूस हुआ है इस चार्ज पार्टिकल की तरफ, समझ में आया। अब क्या करते हैं हम लोग, ये तो समझ में आया होगा, है ना। इसके बाद क्या करते हैं कि मान लीजिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको हम लोग क्या करना है, यहाँ से दूर करना है। तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पर हम एक और कंडक्टर इसके कांटेक्ट में ला देते हैं, इस पे कुछ चार्जेस का इफेक्ट पड़ा है, नहीं पड़ेगा। ये जो चार्ज पार्टिकल है, जो चार्ज यहाँ पर रेड लेके आए हैं, इस पे चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इसको कांटेक्ट में नहीं ला रहा है, इसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज इंड्यूस हो रहा है कि नहीं, बट इसके ऊपर कोई चार्ज का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे भी हम कंडक्शन में क्या जगह थे, चार्जिंग वाले कंडक्शन में, कि उसके ऊपर चार्जेस क्या हो रहे थे और डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहे थे, बट यहाँ पर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे, क्या हो रहा है, सिर्फ इंड्यूस हो रहा है। इसकी वजह से अगर मान लीजिए कि यही जो चार्ज, ये जो न्यूट्रल पार्टिकल है इसके ऊपर इस तरह से चार्ज इंड्यूस हुआ है और यहाँ पर चार्ज इस तरह से, है ना, जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिपेल करता है पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव निगेटिव वो अट्रैक्ट करता है, इसीलिए जो निगेटिव चार्ज है इस पॉजिटिव रेड के निकट आ रहा है, समझ में आया। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको अगर हम ग्राउंड कर देंगे, क्योंकि ग्राउंड क्या है, अर्थ, मतलब ये ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का सागर है, ठीक है। ये जो ग्राउंड है, अर्थ है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का सागर है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है ये अगर इसको अर्थ करेंगे तो इसको क्या कर देगा, ये न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज कैसे करेगा जी, यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भेजेगा, जाओ भाई तुम उसको न्यूट्रलाइज करके आओ, जो पॉजिटिव है ना उसको तुम न्यूट्रल कर दो, है ना। अब चूंकि जो पॉजिटिव है यहाँ पर से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा रहा है इस पॉजिटिव के पास, चूंकि जो पॉजिटिव है दैट इज नथिंग बट प्रोटॉन। पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन ही तो है ना, पॉजिटिव किसके पास होता है, प्रोटॉन्स के पास, और नेगेटिव किसके पास होता है, इलेक्ट्रॉन्स के पास। तो जो पॉजिटिव है प्रोटॉन्स है, और किसी भी एटम में आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे तो बेसिक आइडिया भी होगा, और किसी भी एटम में जो प्रोटॉन्स होता है हमेशा कहाँ होता है, उसके न्यूक्लियस में होता है कि नहीं। जो प्रोटॉन्स होता है हमेशा कहाँ होता है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में होता है। तो प्रोटॉन्स किसी इलेक्ट्रॉन्स के कारण इधर उधर नहीं भागेगा, ये कहेगा भाई साहब हम तो अपने जगह से ना हिलेंगे, हिम्मत है ला के दिखा दो। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वो आवारा है, इधर उधर भागते रहता है, इधर भागेगा कभी इधर भागेगा, है ना, कभी इधर भागेगा कभी इधर भागेगा, मतलब आवारा की तरह इधर उधर घूमते रहता है। तो इलेक्ट्रॉन्स तो कहीं भी घूम सकता है, बट प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इन द न्यूक्लियस, वो हमेशा न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ है, बीच में बैठा हुआ है। तो इसीलिए जो प्रोटॉन्स है वो तो हम यहाँ पर स्थिर रहेगा, बट इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जो अर्थ किए इसको, यहाँ से इसके पास इलेक्ट्रॉन्स चल जाएगा। अब इसको अर्थ करने के बाद इसको अगर हम हटा भी देते हैं अर्थ को, तो यहाँ पर कैसा बनेगा ये सिस्टम, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है ना, और यहाँ पर पूरा निगेटिव भर जाएगा, है कि नहीं। बात समझ में आया आप लोगों को। देखिए एक तो हम इसको कैसे न्यूट्रल किए, एकदम न्यूट्रल किए इसको अर्थिंग करके। हम इसको एक तरीका से और न्यूट्रल कर सकते हैं, कैसे, इसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। यहाँ पर हम ले लिए हैं
कोई पार्टिकल को जो न्यूट्रल है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से निगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव के कारण जो पॉजिटिव क्या होगा, रिपेल करेगा, और पॉजिटिव के कारण जो निगेटिव चार्ज वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, है कि नहीं। अब जो पॉजिटिव चार्ज है इसे दूर भाग रहा है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक और कंडक्टर हम लगाते हैं इसके कॉन्टेक्ट में बाय कंडक्शन। तो इसके कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो ये जो चूंकि ये वाला क्या है, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है ना, तो जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ पर उछल के पाएगा, यहाँ पर से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम आइसोलेट कर देते, दोनों को सेपरेट कर देते, तो कैसा कुछ सिस्टम दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा। ये पॉजिटिव चार्ज दिख रहा और यहाँ पर दिख रहा है निगेटिव चार्ज, और यहाँ पर इसको अगर सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव 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 दिखेगा। ये बातें समझ में आ रही, कभी दिखेगा सेपरेट करने के बाद। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए आप, अगर नहीं दिक्कत है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला है वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। हम लोग फ्रिक्शन से कैसे चार्ज कर सकते हैं उसको भी देख लेते हैं। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। देखिए चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जनरली हम लोग ये जो मेथड है चार्जिंग का, ये किसके लिए यूज करते हैं, जनरली यूज्ड फॉर इंसुलेटर्स। जनरली हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, इंसुलेटर्स के लिए ये मेथड हम लोग यूज करते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का। क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि दो इंसुलेटर ले लेते हैं, एक ले लेते हैं मान लीजिए ग्लास रड है, ठीक है, और एक है सिल्क क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ है, ये मान लीजिए ग्लास रड है, ग्लास रड, और ये सिल्क सिल्क क्लॉथ। अब दोनों को क्या करते हैं, रब करते हैं, रब किया जोर से, इतना नहीं रब करना है कि आग लग जाए, ठीक है, इतना रब करना है कि जस्ट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाए, है ना। कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ, कैसे पता चलेगा, रब करते जा रहा है, रब करते जा रहा है, एक समय ऐसा लगा कि दोनों में से चिंगारी निकल गया, टम ब्लास्ट। वैसा नहीं करना, क्या करना है, ग्लास रड लिए, है ना, और उसको इस सिल्क क्लॉथ के ऊपर रब किए। रब करने के बाद अगर इस ग्लास रड में ये सिल्क क्लॉथ अट्रैक्ट हो रहा, चिपक रहा, दूर करने पर भी वो चिपक रहा है ना, उसको सटा के भी उसके साथ में वो चिपक के ऊपर आ रहा, तो समझ जाएंगे कि जो ग्लास रड है वो चार्ज हो गया है कि नहीं। देखिए क्या करते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, द ऑब्जेक्ट लूजेज इलेक्ट्रॉन्स हैव पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज आएगा, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड द ऑब्जेक्ट which gains electrons, gains electrons, जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पे क्या आएगा, निगेटिवली चार्ज। इस चीज को ध्यान रखिएगा, द ऑब्जेक्ट लूजेज इलेक्ट्रॉन्स हैव पॉजिटिवली चार्ज एंड द ऑब्जेक्ट व्हिच गेन्स इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज, वो कैसा होगा, आर निगेटिवली चार्ज। तो सिल्क क्लॉथ और ग्लास रड को हम रगड़े तो क्या होगा, जो ग्लास रड है उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज आएगा, पॉजिटिवली मतलब इसके ऊपर जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या हुए, निकल के भर गए कहां पर, सिल्क पर, इस तरह से, ठीक है। अब दोनों को अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तो अट्रैक्शन होने से जो ग्लास रड है इसके ऊपर सिल्क क्लॉथ चिपक जाएगा। ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। आप लोग यहाँ पर भी देखे होंगे, मान लीजिए इसको बना देते हैं, यहाँ पे है ना,
बढ़िया सा आँख हो गया, मुंह हो गया, नाक हो गया, अब ये बाल हो गया, ठीक है। क्या है आपका बाल है। आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से कंघी ले रहे हैं, आप बाल में कंघी लगा रहे हैं। ये कटार नहीं है भाई, ये कंघी है। तो बात समझना कि अपने बाल के ऊपर कटार मार रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या करा, अपने बाल को कॉम्ब करा। अब बाल को कॉम्ब करने से क्या होता है कि ये जो कॉम्ब है, चूंकि ये इंसुलेटर है, अगर इंसुलेटर है तो अगर इस कॉम्ब जो हेयर इसके साथ रब होगा तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर होगा। तो जो ये जो बाल है इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाएगा कौन, ये जो बाल है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाएगा। डिफिशियंट मतलब इस पे चार्ज आ जाएगा प्लस, और जो कॉम्ब है इसमें चार्ज आ जाएगा माइनस आ जाएगा, इस पे चार्ज आ गया माइनस। अब इसीलिए अगर कॉम्ब को बाल के पास ले जाइएगा तो क्या होगा, जो बाल है आपके कॉम्ब की तरफ खींचा चला जाएगा। अच्छा आप लोग एक बात बताइए कि यहाँ पर हम लोग इंसुलेटर का यूज कर रहे हैं, सर सही बात है, क्या यहाँ पर हम लोग कंडक्टर का यूज कर सकते हैं इंसुलेटर की वजह से, इंसुलेटर के स्थान पर? कमेंट करके बताइएगा आप लोग, और क्यों नहीं कर सकते हैं, चलिए बताते हैं। देखिए इंसुलेटर क्या है कि चूंकि आप खुद क्या है, आप खुद आपके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं भरे पड़े हैं, तो आप अगर यहाँ पर कंडक्टर का यूज करिएगा ये तो चार्ज हो जाएगा इंसुलेटर आपके बाल से रगड़ने के बाद, बट चूंकि आप खुद एक इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, आपके पास क्या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जैसे ही वो कंडक्टर आपके कांटेक्ट में आएगा वो पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? आप खुद क्या है, आपके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो कंडक्टर आप यूज कर रहे हैं कॉम्ब करने के लिए, रब करने के लिए, वहां पर क्या होगा, आपके शरीर से टच होगा और वो क्या होगा, वो वहां पर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो हम एक काम कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कंडक्टर है ना, अब इसका अगर हैंडल हम लोग इंसुलेटर का बना दें, जो इस कंडक्टर का हैंडल अगर इंसुलेटर का बना दें और इसके बाद इस कंडक्टर को अगर किसी सील के ऊपर या किसी फायर के ऊपर इसको अगर रगड़ते हैं, घिसते हैं, तो क्या होगा, चार्ज हो जाएगा। अब ये चार्ज तो हो जाएगा, अब इसका चार्ज कहीं और ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि इसका हैंडल हम बना दें इंसुलेटर का, है ना, तो यहाँ पर एक चार्ज क्या रहेगा, यहाँ पर इतना दूर में ये कंजर्व हो जाएगा। अब इसको कहीं और जगह पर हम लोग जाकर टेस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर चार्ज क्या है कि नहीं हुए हैं। समझ में आई बात है? अब इसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी जो कंडक्टर या इंसुलेटर है वो चार्ज है कि नहीं है। तो इसको हम लोग एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं जिसको बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। यहां तक आप लोग को बातें समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, देखिए उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं कैसे काम करता है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है जी, देखिए ये हो गया बाव भैया का बाटली, चाहिए थोड़ा बनाते हैं तो बाव भैया लगा देते हैं। ये हो गया बाव भैया का बाटली, अरे वही बाव भैया हेरा फेरी वाला, ठीक। बाव भैया का बाटली हो गया। अब इस बाव भैया के बाटली में क्या करते हैं कि एक रड डाल देते हैं, मेटेलिक रड। बाव भैया के बाटली में क्या किए, एक मेटेलिक रड डाल दिए। मेटेलिक रड में क्या किए, एक गोल्ड लीफ बना दिए। गोल्ड लीफ ऐसा बना दिया, ठीक है। ये हो गया अपना गोल्ड लीफ। इसको ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। हो गया गोल्ड लीफ। इसका जो नॉब है यहाँ पर इंसुलेटर का बनाते हैं। इंसुलेटर का किसके बना रहे हैं, क्योंकि चार्ज इधर उधर बांटे नहीं।
ये जो ढक्कन है इंसुलेटर का बना दिया है। अब इसका जो कैप है, कैप मेटेलिक है, मेटेलिक है, ठीक है। ये ऐसा अपना कुछ ऑपरेटर्स तैयार है। ये क्या है? ये ग्लास जार है, ग्लास जार। ये क्या है? ये गोल्ड लीफ है। गोल्ड लीफ का यूज हम लोग इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में इसलिए करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा डक्टाइल होता है और ब्रिटल होता है। इसको कितना भी आप पीटिएगा तो टूटेगा नहीं। और इसका जो कंडक्टिविटी होता है, यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होता है। जो गोल्ड है इसका हम लोग यहाँ पर यूज किस लिए कर रहे हैं? गोल्ड का यूज हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा डक्टाइल मटेरियल है ना, और इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या होता है? बहुत कम। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होता है बट बहुत कम होता है इसमें गोल्ड लीफ में, सॉरी जो गोल्ड मेटल यूज करते हैं उसमें। अब यहाँ पर क्या है? इंसुलेटर। इंसुलेटर इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागे नहीं, वहां पर स्थिर रहे। भाई साहब तुम भागोगे तो मुसीबत आ जाएगी तुम्हारे साथ। ये क्या है? ढक्कन इसका इंसुलेटर है। ये क्या है? ये मेटेलिक रॉड है, मेटेलिक रॉड है। अब देखो हम क्या करते हैं, ये जो गोल्ड लीफ दिए है यहाँ पर, गोल्ड लीफ, ये बहुत पतला यहाँ पर लीफ की तरह यहाँ पर साइज और शेप बना देते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसके ढक्कन के ऊपर एक हम चार्ज, सबसे पहले क्या करते हैं, इस ढक्कन के ऊपर एक अनचार्ज पार्टिकल लेके आते हैं। ये अनचार्ज बॉडी लेके आते हैं। जब अनचार्ज बॉडी लेके आएंगे तो यहाँ पर कोई भी बिहेवियर शो नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, जब यहाँ पर एक अनचार्ज बॉडी लेके आएंगे इसके ढक्कन के पास, तो यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो इससे पता चलेगा कि जो बॉडी लेके आए हैं वो अनचार्ज्ड है। समझे? अब फिर क्या करते हैं, यहाँ पर एक चार्ज बॉडी लेके आते हैं, चार्ज बॉडी जिसमें कुछ चार्ज पहले से हो, ठीक है ना, इसमें चार्ज कुछ पहले से उसके अंदर घूम रहे हो। अब क्या होगा, जब इसके ऊपर चार्ज बॉडी लेके आएंगे, क्योंकि मेटल्स में क्या होता है, मेटल्स में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स में, है ना। उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर बोड़ाते रहता है, कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा, उसको पता नहीं कि जिंदगी में क्या करना है, सब बोड़ के रहता है। अब जैसे ही यहाँ पर एक चार्ज बॉडी लेके आए, सबको समझ में आ गया कि हाँ जीवन का उद्देश्य क्या है। चार्ज बॉडी लेके आए, इसमें जितने भी निगेटिव इसमें थे, कंजर्व थे इस मेटेलिक रॉड में, क्या आएंगे इसके तरफ, जो इस चार्ज बॉडी है इसके तरफ अट्रैक्ट होंगे मेटेलिक, ठीक है ना। इसमें जितने भी थे इस मेटल में जो भी निगेटिव थे सारे यहाँ पर आके इकट्ठे हो गए। अब इस मेटल में जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो क्या होंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेटल में इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं। तो जो इसमें जो इस मेटेलिक रॉड में प्रोटॉन्स होंगे वो कहाँ जाएंगे, वो आगे इससे रिपेल होंगे और कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर इस गोल्ड लीफ पर आएंगे। अब जैसे ही दोनों गोल्ड लीफ पर इस तरह से प्रोटॉन्स आके जमा हुआ, दोनों एक दूसरे के रिपल्सन से क्या होगा, सेपरेट होना शुरू हुआ, इस तरह से सेपरेट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर प्रोटॉन्स इकट्ठे होंगे दोनों साइड में तो क्या होगा, अपना ऑपरेटर्स कुछ इस तरह से था, ऐसा ऑपरेटर्स था, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव आगे इकट्ठा हुआ, यहाँ पर आगे पॉजिटिव इकट्ठा हुआ, तो क्या होगा, रिपल्सन से दूर भागेगा, रिपल्सन से दूर भागेगा। अब समझ में आया आप लोगों को? तो हम लोग को समझ में आएगा कि ये जो चार्ज पार्टिकल है, जो एलिमेंट लेके आए हैं, ये जो बॉडी लेके आए हैं, इसमें कैसा है, चार्ज है, तभी तो दोनों सेपरेट हो रहा है। शुरू में क्या किए कि इसको न्यूट्रल लेके आए, उसमें कोई चार्ज नहीं था, तो क्या हो रहा था, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। अब जैसे ही यहाँ पर चार्ज एलिमेंट लेके आए, एक चार्ज रॉड लेके आए, क्या हो गया, दोनों में सेपरेशन हो गया। अब इसी तरह से एक्टिविटी आप यहाँ पर निगेटिव रॉड भी कर सकते हैं लेके, अगर निगेटिव रॉड लगेगा तो क्या होगा, इसमें जो पॉजिटिव है वहां पर कुछ इंड्यूस होंगे, और जो इसमें निगेटिव चार्ज होंगे, इस निगेटिव की वजह से यहाँ पर आके इंड्यूस होगा, इस दोनों टर्मिनल पर आके
इकट्ठे होगा। अब यहाँ पर निगेटिव निगेटिव फिर उसको रिपेल करेगा, तो मतलब यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लेके आइए या फिर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल लेके आइए। दोनों केस में यहाँ पर जो गोल्ड लीफ है वो क्या होगा, सेपरेट होगा, वहां पर सेपरेशन देखने के लिए मिलेगा, सेपरेशन। इस तरह से हम लोग इस ऑपरेटर से समझते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से समझते हैं कि कोई पार्टिकल चार्ज है कि नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ चार्ज, किसी पार्टिकल के चार्ज को पता करने के लिए यूज किया जाता था, यूज्ड टू used to detect particle, used to detect either a particle, either a body is charged or not, charged or not। इस ऑपरेटर्स का यूज करके हम लोग ये पता करते थे कि आइदर बॉडी चार्ज और नॉट। ठीक है, यहाँ तक बातें आप लोग को समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार। ठीक है, अब यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है, कूलम्ब्स लॉ, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आप लोग को देखने के लिए मिलेंगे। आपके जो IIT है वहाँ पर भी मिलेगा देखने के लिए, नीट के एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगा, और आपके जो बोर्ड एग्जाम्स है वहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चन कूलम्ब्स लॉ से देखने के लिए मिल सकते हैं। तो देखिए हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में देखते हैं, क्या है कूलम्ब्स लॉ। यहाँ तक कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसको अगले लेक्चर में कवर करेंगे और उस डॉट को अगला लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। कूलम्ब्स लॉ कहते किसको है? कोई भी पॉइंट चार्ज किस तरह से किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर इंटरेक्ट करता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ ये क्या कहता है? हाउ टू चार्जेज interacts with each other। दो चार्जेज एक दूसरे के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करता है, या तो वो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा, उसी को बोलते हैं हाउ टू चार्जेज इंटरेक्ट्स विथ ईच अदर। यही कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट है। तो मान लीजिए आपके पास दो चार्जेज कौन कौन सा है, या तो Q1 है प्लस Q1 प्लस Q2 है। अगर प्लस Q1 और Q2 है तो दोनों क्या करेगा, दोनों एक दूसरा को रिपेल करेगा, है ना। ये इधर की तरफ रिपेल करेगा और इधर की तरफ रिपेल करेगा, सिंगल चार्जेस के केस में। बट वही अगर दोनों चार्ज डिफरेंट हो, यहाँ पर हो गया माइनस Q1 और यहाँ पर हो गया माइनस Q2, तो क्या करेगा इस केस में, ये दोनों चार्जेज एक दूसरा को, सॉरी प्लस Q1 और माइनस Q2 दोनों क्या करेगा दूसरा को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यही दोनों या तो रिपेल करेगा या फिर अट्रैक्ट करेगा। तो इसी एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेज। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर मान लेते हैं r डिस्टेंस है। अब कितने फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा या कितने फोर्स के साथ रिपेल करेगा, इसको कैसे पता करेंगे। मान लीजिए कि ये जो Q1 है Q2 को रिपेल किया है F21 से, और जो Q2 है Q1 को रिपेल किया कितना, F12 से। F21 क्या है, F21 है कि इस Q2 चार्जेज पर Q1 की वजह से कितना फोर्स लग रहा है। F21 को क्या बोलेंगे, F21 क्या है, फोर्सेस ऑन चार्ज Q2, फोर्सेस ऑन चार्ज Q2 किसकी वजह से, ड्यू टू चार्ज Q1। इस Q1 की वजह से Q2 पर कितना चार्ज लग रहा है, दैट इज F21।
एंड F12 इज व्हाट इज दिस F12 इस Q1 पर Q2 की वजह से कितना चार्ज लगेगा वो बताएगा F12। यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं F12, ठीक, F12 ये क्या है, फोर्सेज ऑन किस पे, Q1 पर, फोर्सेज ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, ठीक है। ये चीज को आप लोग नोट करिएगा, है ना, इसको नोट करिएगा और यहाँ पर ये है, इसको भी आप लोग नोट करिएगा। अब ये चीज आपको यहाँ पर से दिख रहा होगा कि अगर दोनों सिंगल चार्जेज हैं तो दोनों एक दूसरा को रिपेल करेगा। जैसे आप लोग मैग्नेट को देखे होंगे, मैग्नेट से आप एक्सपीरियंस तो किए होंगे ना कि मैग्नेट का अगर सिमिलर पोल एक दूसरा के निकट लाते हैं तो क्या करता है, एक दूसरा को रिपेल करता है, एक दूसरा को एक दूसरा से दूर भगाता है। बट वहीं पर अगर अपोजिट पोल्स को, मैग्नेट का अपोजिट पोल्स एक दूसरा के निकट लाता है तो क्या करता है, एक दूसरा को अट्रैक्ट कर लेता है, चिपक जाता है कि नहीं। तो क्या होगा यहाँ पर जो F21 है, सॉरी यहाँ पर जो सिमिलर चार्ज है क्या है, Q1 Q2 है और दूसरा को रिपेल कर रहा है। और यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि Q1 और Q2 दोनों का चार्जेज कैसा है, ऑपोजिट चार्जेज है, तो ऑपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट, ऑपोजिट चार्जेज क्या करेंगे, अट्रैक्ट, ठीक है। और यहां पर सिमिलर चार्जेज रिपेल। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या तो बताइए। अब आप लोग एक चीज बताइए कि अगर फोर्स दोनों के बीच में लग रहा है, हाँ सर तो लग तो रहा है, बट कितना फोर्स लगेगा, कुछ तो उसका क्वांटिटी होगा, XYZ कुछ तो आएगा क्वांटिटी उसका Q1 Q2 के बीच में। तो जो फोर्स लगेगा Q1 और Q2 के बीच में, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद Q1 एंड Q2। जो Q1 जो फोर्स लगेगा दोनों के बीच में वो Q1 और Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंड किसके इनवर्स होगा, क्योंकि देखिए अगर रेडियस दोनों के बीच का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, ये जो R है क्या है, R है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ये दोनों चार्जेस के बीच का ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है R, है कि नहीं। R क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। अगर हम कहें कि Q1 और Q2 F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 और Q2 का है, तो अगर इस डिस्टेंस को जो R दिया हुआ है, R को कम कर दें, जैसे आप मैग्नेट पकड़िए, दो मैग्नेट पकड़िए, है ना, ये मान लीजिए मैग्नेट है। अब ये चूंकि देखिए ये दोनों सिमिलर है कि नहीं, ये दोनों सिमिलर है। अगर यहाँ पर दोनों को लाते हैं तो क्या होगा, रिपेल करेगा, एक दूसरा को एक दूसरे से दूर भगाएगा। बट वहीं पर अगर अलग अलग है, जैसे मान लीजिए ये है नॉर्थ पोल, इसका मैग्नेट पर, ये मैग्नेट का साउथ पोल, एक दूसरा के निकट लाएंगे तो क्या होगा, अट्रैक्ट कर देगा। बात समझ में आ रहा है। अब जैसे जैसे हम डिस्टेंस को कम करते हैं, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो क्या होगा, बढ़ते जाएगा, और जैसे जैसे हम डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे वो क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स घटते जाएगा। वही केस यहाँ पर भी होगा रिपल्सन के केस में। आप लोग मैग्नेट को जब निकट में लाते होंगे तो यहाँ पर आपको ऐसा लगता होगा कि यहाँ पर ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है एक दूसरा को निकट लाने में, है कि नहीं। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस को हम कम कर रहे हैं वैसे वैसे रिपल्सिव फोर्स भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और जैसे जैसे डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे रिपल्सिव फोर्स भी घट रहा है। बात समझ में आ रहा है। मतलब कि जो फोर्स है वो डिस्टेंस का इनवर्स प्रोपोर्शन है। जो फोर्स है वो क्या है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद
डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद डिस्टेंस r स्क्वायर। देखिए यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां तक नोट करिएगा आप लोग, ठीक है। इसको मिटाते हैं चूंकि इसके साथ भी और खेलना है Q1 और Q2 के साथ में। चलिए खेलते हैं छुपन छुपाई, है ना। देखिए क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, कुछ तो है, बड़ा अच्छा लगता है। देखिए F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, Q1 और Q2 का, और जो F है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, R स्क्वायर का। ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। यहाँ पर एक शॉर्ट देखिए, जो F21 है और F12 है वो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो हम ऐसा, और दोनों एक दूसरे का बराबर भी है, अपोजिट तो है बट बराबर भी है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं F21 इज इक्वल टू माइनस F12। दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर है बट दोनों का जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। तो मतलब F21 अगर इधर प्लस में है तो F12 इधर माइनस में होगा, तो हम ये रिलेशन लिख सकते हैं। बट दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ F21 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F12। इसको मोड में ले लेंगे तो दोनों बराबर होगा। मान लेते हैं दोनों का मैग्नीट्यूड F के बराबर है, चूंकि दोनों का वैल्यू बराबर हो रहा है, F21 और F12 दोनों का अगर वैल्यू बराबर हो रहा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं F21 इज इक्वल टू F12 दैट इज इक्वल टू F। यहाँ तक समझ में आई होगी बात है। अब F जो है इनवर्स प्रोपोर्शनल है किसका, R स्क्वायर का, और F जो है, F जो वैल्यू है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो फोर्स के बारे में आपसे बात की थी शुरुआत में, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो F है इसी को क्या बोलते हैं, स्टैटिक फोर्स, ठीक है। फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस, है ना, या फोर्सेस इन रेस्ट, दोनों चार्जेस रेस्ट में है ना, और दोनों पॉइंट चार्जेस हैं। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग सिर्फ जो कूलम्ब्स लॉ है वो पॉइंट चार्जेस के लिए ही अप्लाई करते हैं, तो इसको भी बना है तो नोट कर लीजिएगा। कूलम्ब्स लॉ ऑलवेज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। जो कूलम्ब्स लॉ है हमेशा किसके लिए वैलिड है, पॉइंट चार्जेस के लिए हमेशा कूलम्ब्स लॉ वैलिड होता है ना। डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस के लिए आप लोग वैलिड इसको नहीं कर सकते, वहां पर गड़बड़ हो जाएगा, वहां पर हम लोग कुछ और देखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है F। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम किसी कांस्टेंट को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज F इज किसके बराबर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको बोलते हैं K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये जो K है ये एक मीडियम प्रॉपर्टी है, ये किसी माध्यम के ऊपर निर्भर करता है K, ठीक है। और इसको बोलते हैं, एक कांस्टेंट है, इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। जो K है क्या है, एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया, किस लिए कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया है, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया है, कांस्टेंट। और ये क्या है, एक मीडियम प्रॉपर्टी है, मीडियम प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या है, एक मीडियम प्रॉपर्टी। अगर K मीडियम प्रॉपर्टी है तो F भी मीडियम प्रॉपर्टी होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर K मीडियम प्रॉपर्टी है तो F मीडियम प्रॉपर्टी होगा कि नहीं होगा, वो निश्चित रूप से होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है ना। तो अगर K मीडियम प्रॉपर्टी है तो F भी मीडियम प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि F ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन मीडियम। जो फोर्सेस है, मतलब अगर Q1 Q2 चार्जेस को वैक्यूम में रखेंगे तो उसका वैल्यू कुछ और आएगा, और इसको अगर पानी के अंदर डिप कर देंगे, पानी के अंदर नहा देंगे, है ना, पानी के अंदर उसको डाल देंगे, तो क्या होगा, वहां पर जो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वैल्यू होगा वो बदल जाएगा, यही कहना चाह रहे हैं। तो F जो होगा वो क्या होगा, ये भी इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन
ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मीडियम। तो जो एफ है वो भी मीडियम पर ही डिपेंड करेगा, मीडियम पर भी डिपेंड करेगा, जैसे कि के मीडियम पर डिपेंड करा, किसी माध्यम के ऊपर डिपेंड करा। अगर इसको पानी में डाल देंगे तो वैल्यू बदल जाएगा, इसको हवा में रखेंगे तो वैल्यू बदल जाएगा, इसको कांच के अंदर रखेंगे तो वैल्यू बदल जाएगा, है कि नहीं। तो जो के है मीडियम के ऊपर है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए के बारे में कुछ और बात करते हैं हम लोग, मिटाते हैं इतना। आप लोग साथ में नोट करते जाइएगा, नहीं तो सही तरीका से समझ में नहीं आएगा। नोट्स बनाइएगा। देखिए सीखने का तीन तरीका होता है, लिखना, सुनना और देखना। जब आप तीनों तरीका एक साथ यूज करेंगे, लिखेंगे भी, देखेंगे भी और सुनेंगे भी, तब आपका जो मेमोरी स्टोरेज है वो लंबे समय तक रहेगा, है ना। और चूंकि इसको मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, मैंने भी इसको फॉलो किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जो एफ का वैल्यू वो कितना आ गया, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आ गया। हाँ सही बात है, इसको आपको याद रखना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू कितना होता है, के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। चलिए जी सही बात है। यहाँ पर क्या है, के है फ्री स्पेस, इसका वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10⁻⁹। अब इसका यूनिट कैसे निकालेंगे, जो के का यूनिट है वो कैसे निकालेंगे, चूंकि के इधर है, इसको आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए के इधर है ना, तो सबको इधर लेके चले जाइए। जिसका यूनिट निकालना है उसको एक तरफ करिए और बाकी सारे वेरिएबल्स या जितने भी कांस्टेंट है उसको अलग कर दीजिए। एफ इधर है, एफ को इधर छोड़ देते हैं। एफ इंटू R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 इक्वल टू की। तो जिसका यूनिट निकालना है उसको एक तरफ, बाकी सारे वैल्यूज को, सारे वेरिएबल्स को दूसरे तरफ। तो के इधर आ गया। अब के का यूनिट कैसे निकलेगा, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, R इंटू आर मतलब मीटर स्क्वायर अपॉन Q इंटू क्यू, क्यू का यूनिट होगा कूलम, कूलम स्क्वायर। तो इसलिए जो के का यूनिट बनेगा क्या बनेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हो गया किसका वैल्यू, के का वैल्यू। इस वैल्यू को आपको याद रखना है। ये कब होता है, फ्री स्पेस इन वैक्यूम, फ्री स्पेस या वैक्यूम। जो के का वैल्यू है कब होता है, फ्री स्पेस में होता है या फिर वैक्यूम में होता है ना। जब हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ेंगे तो वहां पर में भी बदल जाएगा, क्योंकि वहां पर फिर क्या आ जाएगा, एक मीडियम आ जाएगा। वैसे हम लोग के को क्या बोलते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन बोलते हैं, हाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन के को बोलते हैं, जहाँ एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी है किसी मीडियम का, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। ये निकलेगी, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम एप्सिलॉन है, तो के को हम लोग बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब इस तरह से के का वैल्यू निकालते हैं हम लोग, है ना। तो चलिए यहाँ तक बातें समझ में आई, तो हम इसके बारे में और देख लेते हैं। जो एफ है इसका इनवर्स है आर स्क्वायर का। तो हम लोग अगर एफ और आर के बीच का अगर रिलेशन देखें तो कैसा दिखेगा, एफ हो गया आर स्क्वायर हो गया, कुछ इस तरह से रिलेशन आपको दिखेगा, हाँ। इसको भी कुछ एग्जाम में ऐसा पूछ लेता है कि एफ और आर के बीच का रिलेशन कैसा होगा, उसको आप लोग बताइए, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आई होगी, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ओके, यहाँ पर आर स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर आर वर्स इक्वेशन होगा, ठीक है। यहाँ पर आर होगा। यहाँ पर कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर यहाँ पर हम लोग वाइंड अप करके, क्योंकि बड़ा लेक्चर मिलेगा, है ना। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि छोटा सा देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, कि अगर आर को क्या करते हैं, डबल कर देते हैं। अगर आर को डबल कर देते हैं मतलब जो Q1 और Q2 है, है ना,
अगर आर को डबल करते हैं तो एफ क्या होगा, कितना बढ़ेगा? चूंकि अभी एफ कितना है, एफ है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है कि नहीं? तो जब आर को डबल करेंगे, डबल कर देंगे मतलब क्या होगा यहाँ पर, के Q1 Q2 अपॉन 2r का होल स्क्वायर बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन 4 इंटू आर स्क्वायर बनेगा। तो चूंकि ये के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर किसके बराबर है, एफ के बराबर है, तो जो एफ डैश बनेगा कितना बनेगा, यहाँ पर तो ऑलरेडी एफ है तो एफ वाई होल बन जाएगा, हाँ एफ जो बनेगा एफ वाई 4 बनेगा। कब? जब आर को हम लोग डबल कर देंगे, जो आर का वैल्यू है उसको क्या कर देंगे, 2r कर देंगे, आर को आर से बदल के 2r कर देंगे। आप लोग इसको बनाइएगा, अटेम्प्ट करिएगा। जब आर को हम लोग हाफ कर दे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, लेन सेपरेशन आर इज हाफ, ठीक। जब आर हाफ हो जाएगा तो एफ कितना होगा, एफ डैश आर कितना, इसको आप लोग अटेम्प्ट करिएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को कैसा लेक्चर लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगला लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या चीज़ के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, और कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के बारे में देखेंगे कि किस तरह से कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, लिखा जाता है, और बहुत सारे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो स्पेशली हम लोग का अगला लेक्चर का जो फोकस रहेगा रिलेटिव परमिटिविटी रहेगा, परमिटिविटी रहेगा, है ना, और वहाँ पर फिर इलेक्ट्रिक फील्ड्स रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।